चलिए सभी विद्यार्थी फटाफट से जुड़ जाइए और आज अपनी हेडिंग डाल लीजिए। आज अपन पूरे दिन थ्योरी करने वाले हैं, जिससे कि हम 2D की पूरी थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, जिससे कि थ्योरी अगर एक बार आपकी कंप्लीट हो जाएगी ना। अब 2D में हमारा क्या क्या बचा हुआ है, मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको ट्राइंगल पढ़ा दिया, मैंने आपको रेक्टेंगल पढ़ा दिया, मैंने आपको स्क्वायर पढ़ा दिया। ठीक है, और अब सर्किल हम डिस्कस करेंगे और क्वाड्रिलेटरल डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करने वाले हैं, सर्किल और क्वाड्रिलेटरल। चलिए, तो अब हेडिंग डाल लीजिए। आज आपके जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूं आपको, वह टॉपिक होगा आपका सर्कल। ठीक है, चलिए तो प्लीज अच्छे से चीजों को पढ़ेंगे, क्योंकि सर्कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं इसको और इंटरेस्टिंग बनाऊंगा, क्वाड्रिलेटरल को और इंटरेस्टिंग बनाऊंगा। ठीक है, चलिए सर्कल आपके सामने क्या होता है, सर्कल को हम कहते हैं वृत्त। ठीक है ना, अब वृत्त के बारे में हम चर्चा करते हैं तो वृत्त एक ऐसी आकृति है जिसके केंद्र से परिधि तक की दूरी उसकी बराबर होती है। बिल्कुल, ये आपका एक सेंटर हो जाएगा और उस सेंटर से अगर आप इस केंद्र से अगर किसी भी वृत्त की परिधि तक की दूरी पर जाएंगे तो वह इक्वल होती है। वो दूरी क्या होती है डियर स्टूडेंट, वह दूरी इक्वल होती है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक मिलाऊंगा तो ये भी इक्वल है, यहाँ से यहाँ तक दूरी मिलाऊंगा तो ये भी इक्वल है, यहाँ से यहाँ तक दूरी मिलाऊंगा तो ये भी इक्वल है, और यहाँ से यहाँ तक मिलाऊंगा तो ये भी इक्वल है, इस तरह से एंड सो ऑन। तो ये सर बराबर होती है। यानी कि अगर हम बात करना चाहें कि ये मेरा अगर केंद्र है ओ, तो यहाँ जो बराबर दूरी होगी ना, वो हमेशा परिधि की वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। आपकी क्या कहलाई जाएगी, आर्क रेडियस कहलाएगी। सिंपल लॉजिक वाली बात है। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम सर्किल की बात कर रहे हैं तो सर्किल में केंद्र से गुजरने वाली और परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। सेंटर से वो पास हो जाए और उसकी परिधि को दो बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। यानी कि मैंने इसको ए बी मान लिया और ये पास हो रही है सेंटर से होते हुए, तो ए बी जो आपका होता है वह डायामीटर हो जाता है। डायामीटर, और डायामीटर जो है यानी कि व्यास जो है, आपका जो व्यास होगा वह व्यास होने वाला है, वह क्या होता है, रेडियस का दुगना होता है। यानी कि ये अगर आपकी आर है तो उसका ये डबल हो जाएगा डायामीटर। ठीक है डियर, तो रेडियस का आपका ये क्या हो जाएगा, दुगना हो जाता है। ठीक है, चलिए अब यहां तक आपको पता है। और ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी कहलाता है, ये भी हमें पता है, इसी से हमें कोई तकलीफ भी नहीं है। ठीक है ना, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, किसी भी सर्कल की वृत्त की लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी बोल सकते हैं, यानी कि सबसे बड़ी जीवा। ठीक है डियर, सबसे बड़ी जीवा के बारे में अगर बात की जाए तो यही होती है। ओके, अब मैं चलता हूं आगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। आपको मैं बता देना चाहता हूं डियर स्टूडेंट कि अगर आपके सामने कोई सर्किल इस तरह से ड्रॉ कर दिया जाए तो सर्किल के इस वाले पार्ट को, यानी कि ये जो सेंटर है ओ, तो ये जो पार्ट है सर्किल का, ये वाला, ये जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा बताइए। ये जो आपकी परिधि वाला पार्ट है, या फिर मैं इसको कह सकता हूं कि ये जो पूरा जो सरफेस है ये आपका क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा, आर्क। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं, चाप। ठीक है, और अगर ये पूरा सर्कल बना हुआ है, इसी को ही हम उसकी परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिधि। परिधि इसका हिंदी वर्ड है, और इसको अगर इंग्लिश में बोला जाएगा तो सरकमफेरेंस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, सरकमफेरेंस बोला जाएगा। चीजें क्लियर है, समझ में आ रही है आप लोगों को। ओके, नाइस। तो सरकमफेरेंस आपके सामने इसको बोला जाने वाला है। तो सर इसको हम कैसे समझें, तो मैं कृपया करके आपको चीजें छोटी छोटी अच्छे से बताता रहूंगा ड्रॉ करके। देखो ये पूरा पार्ट जो इसके इर्द गिर्द मैं कवर कर रहा हूँ, कोर्स हो कि मैं सही ढंग से कवर कर पाऊँ। ये जो भी पार्ट है ना इसके चारों तरफ, और इस जो भी पार्ट है इस तरह से, ये लो इसको पूरा मिटा दिया यहाँ से, इसके गैप्स बना दिए है ना, जिससे कि आप समझ पाओ। ये पूरा पूरा आपको परिधि कवर कर रहा है, राइट। पूरी आपकी परिधि कवर कर रहा है, यानी कि अगर मैं इसको दिखाऊंगा तो इस तरह से आप बना सकते हो कि यस सर, अब समझ में आ रहा है कि ये पूरी होल आपकी परिधि कवर कर रहा है। इसी को ही हमने आर्क कहा और इसी को ही हमने सरकमफेरेंस कहा। अब आपने बचपन में कंपास से आपने बनाया होगा, प्रकाल से आपने बनाया होगा एक सर्किल, तो आप एक छोटे छोटे चाप काटते होंगे, ऐसे यहाँ पर रखा और एक चाप ऐसे काट दिया, एक चाप ऐसे काट दिया, तो वह छोटी छोटी लेंथ होती है और वह हर लेंथ इस सेंटर पर कुछ ना कुछ एंगल बनाती है। जैसे कि मान लीजिए मैंने, यह एक सेंटर है, यह एक सेंटर है, इस सेंटर से मैंने मान लीजिए ऐसे चाप काटा एक, इस पे यहां पर एक पॉइंट पॉइंट रखते थे प्रकाल, और एक ऐसे यूं काट दिया। ठीक है, या फिर मैं ये कह सकता हूं, तो थोड़ा सिस्टमेटिक बनाऊं और अच्छे से सुंदर सा बनाऊं। आप अपनी कॉपी में भी बना सकते हैं, वैसे तो पेंसिल से बना लिया करो इन कामों को, जो अगर साफ से नोट्स बनाने हो। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये आपका एक सेंटर है और ये एक चाप काटा था इस तरह से, तो मैंने ये चाप काटा है, ये चाप है मेरा, इस सेंटर से मैंने क्या किया, ये चाप काटा। अब मैं बात करना चाहता हूं आपसे कि अगर ये आपका चाप है, अगर यह आपका चाप है जो मैंने यहां से काटा है, तो आपको यह चाप इस सेंटर पर एक पर्टिकुलरली एक एंगल क्रिएट करेगा। देखो ना कैसे करेगा, देखो यहां से यहां तक, ये देखो, ये देखो, यहां से मिलाने पर यह चाप एक पर्टिकुलर एंगल क्रिएट करेगा। बिना एंगल क्रिएट करे आप इस चाप की लेंथ को, आप इस चाप की लेंथ को नहीं सॉल्व कर सकते, आप नहीं कर सकते ना। आपको पता है कि यहाँ एक एंगल का भी योगदान है,
सर इस प्रकार यहां पर भी एंगल बना होगा, हाँ इतना एंगल बना, इतना एंगल बना कि स्टार्ट मान लीजिए यहां से किया, लेकिन ये पूरा एंगल बनते 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 360 हो गया, तो इसको सर्किल ही कह दिया गया। यानी कि जब कभी भी कोई चाप आपका पूरा 360 डिग्री घूम जाता है, कंप्लीट एंगल बन जाता है, तो वो एक सर्किल बन गया। और अगर यह एक ये वाला हिस्सा बन जाता है तो इस हिस्से को क्या बोलते हैं? इस हिस्से को बोलते हैं सेक्टर, त्रिज्य खंड। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? त्रिज्य खंड, सेक्टर। समझ में आया ना? क्योंकि यह तो एक हिस्सा है, यह कोई सर्कल पूरा थोड़ी ना है, यह तो एक सर्कल का हिस्सा है, और यह इसका आर्क है, यह इसका चाप है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या? जल्दी से मुझे बता दो। यस सर समझ में आ रही है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें निकल के आएंगी यहाँ से अब। तो सर यानी कि इसी को ही हम सेक्टर बोलते हैं। हाँ, आप में से कई सारे बच्चों को दिक्कत होती है, वह सेक्टर और सेगमेंट नहीं समझ पाते, वो सेक्टर और सेगमेंट में फर्क ही नहीं समझ पाते। वो हम समझ में बताएंगे आपको, हर एक चीज क्लियर करेंगे, चिंता ना करिएगा, है ना? तो ठीक है सर, समझ में आ रहा है। और ये एक पर्टिकुलर थीटा पर बना हुआ है, और ये जो सेंटर से यहां तक की दूरी हो जाएगी, ये क्या कहलाएगी? आर। आर, कॉमन सेंस, ओके। तो डिटेल में अगर हम इन चीजों को और देख रहे हैं डियर, तो इस चीज को और डिटेल में मैंने बताई, ज्योमेट्री में हालांकि मैंने बताया था, फिर मैंने कहा था कि एरिया पे डिस्कशन करेंगे मेंसुरेशन में, ये मैंने बोला था, ठीक है ना? अभी मैं अब चीजों को और डिक्टेट कर रहा हूं और क्लियर कर रहा हूं आपको। मैं कहता हूं यार इस थीटा को, इस आर्क से, इस रेडियस से हमारे पास और है क्या? हमारे पास इस पूरे सेक्टर में क्या है? हमारे पास इस सेक्टर में आर्क है, जिसको हमने एल मान लिया, आर्क लेंथ। हमारे पास रेडियस है और हमारे पास थीटा है। अब भाई रिलेशन तो निकालना पड़ेगा। तो यहां पर रिलेशन निकालते हैं, तो चाप बराबर क्या होता है? एंगल इंटू रेडियस। चाप बराबर क्या होता है? एंगल इंटू रेडियस। और आपसे मैं यहां पूछना चाहूंगा कि चाप मतलब आर्क, आर्क बराबर एंगल इंटू रेडियस होता है। चाप बराबर अगर आप लिख रहे हो, वह होता है कोण गुणा त्रिज्या। किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है ना? अगर ये चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या होता है तो ठीक है, लेकिन यहां जो एंगल आता है वो कौन सा एंगल होता है? ये इसके लिए है कंफर्म। यहां जो एंगल हम लेते हैं वो थीटा नहीं लेते, यहां हम जो एंगल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ रेडियन लेते हैं। एंगल किस में लेते हैं? रेडियन में लेते हैं सर। हालांकि वो तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं ना, 30 डिग्री है तो 30 डिग्री की रेडियन वैल्यू भी हम जानते हैं क्या होता है। 30 डिग्री की रेडियन वैल्यू, 30 डिग्री को अगर हम पाई बाई 180 से गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री को पाई बाई 180 से गुणा करेंगे तो पाई बाई 6 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपके सामने 45 डिग्री को अगर हम गुणा कर देते हैं पाई बाई 180 से, तो ये कितना हो जाएगा? तो वो हम निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है? तो वो तो हम कन्वर्ट कर लेते हैं। डिग्री बनाना है तो पाई बाई 180 से कर दो, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बटे पाई कर दो, ठीक है माय डियर स्टूडेंट? समझ में आ गई बात? चलो वेल डन डियर स्टूडेंट्स। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, ओके? तो थोड़ा क्लियर हो रहा है क्या कि चाप को रिलेट करना है तो वह किससे होगा? मतलब मैं आपको, मतलब बच्चे को दिक्कत होती है, आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, लेकिन ये दिक्कत देखो साफ दिख रहा है। अगर मैं एक चाप बना रहा हूं, एक सेक्टर में बना रहा हूं, उस सेक्टर में है ही 3 पैरामीटर, उस सेक्टर में है ही 3 पैरामीटर। कौन कौन से? लेंथ ऑफ आर्क, बनाया गया कोण, और रेडियस, है ही 3 पैरामीटर इस तरह से, बस। तो ये एल है, ये कौन है? ये थीटा है, चलिए त्रिज्या है। अब चलते थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपसे ये चीज डिस्कशन पहले भी कर रहा था कि अगर मान लीजिए ये आपका एक सर्किल है, और इस सर्किल में यह एक भैया सेंटर है, ये सेंटर बना दिया, ये केंद्र बना दिया, ओके सर, ये केंद्र मान लिया। और आपने क्या किया? एक लाइन आपने ऐसे डाल दी, एक लाइन आपने ऐसे डाल दी, एक लाइन आपने ऐसे डाल दी, और नामकरण कर देता हूं, इसको मैंने बोल दिया ए बी सी डी। आ जाओ फिर बता दो। मैं आपसे कहूंगा कि ये एसी और एबी क्या है? एसी और एबी क्या है? यह तो कॉर्ड है। अरे भाई, यह तो कॉर्ड है, कॉर्ड मतलब जीवा, कॉर्ड मतलब जीवा। और एडी भी क्या है? अरे एडी भी कॉर्ड है। अगर मैं बात करूं एडी की, तो वो भी तो कॉर्ड ही है, लेकिन एडी आपका यहाँ डायमीटर भी है। तो कभी आपको पता है कि डायमीटर कॉर्ड भी होता है और कॉर्ड डायमीटर भी होती है, ऐसी कोई कंसर्न वाली बात नहीं है, ठीक है डियर? चलिए, हाँ, बी की जगह, चलिए क्लियर है क्या? आइए, ये डायमीटर है ना, रेडियस का डबल होता है, ओके? चलिए अब आगे चर्चा करें थोड़ा सा। एक बच्चा कह रहा है हिंदी, हिंदी का कुछ है ही नहीं यहाँ पर। अब ये डायग्राम हिंदी में कैसे बनेगा बताओ? आप बताओ, क्या हिंदी नहीं लिखी मैंने, बताओ। डायमीटर है, ये होता है हमारे पास व्यास, जो कि हम पहले भी लिखा चुके हैं, तो मुझे लगा कि आप थोड़े से आ चुके होंगे पहले, तो आपको पता होगा, है ना? चलिए आइए अगला।
आ जाइए प्लीज। एक सर्कल है, इस सर्कल की बात करता हूं। ये सर्कल का एक सेंटर है, आर इसकी रेडियस है। सन्नी कह रहा है क्वाड्रिलेटरल की पूरी थ्योरी। सन्नी क्या कह रहे हो भाई? चलिए, विकास था। चलिए प्लीज पढ़ाई पर ध्यान देना। चलिए, तो यहां हम कह सकते हैं कि अगर ये रेडियस है, मेरे को बस समझ में नहीं आता, जो जब टॉपिक चल रहा होता है तब इनको सारी चीजें क्यों याद आती हैं? हाँ भाई, और सारी थ्योरी करवा तो दी भाई, पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है क्वाड्रिलेटरल। हाँ, फिर ये कहते हैं सर समझ में नहीं आ रहा है, हम पढ़ भी रहे हैं लेकिन समझ। आप फोकस करो एक चीज पर, आपका कंसंट्रेशन ही नहीं है, क्योंकि चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा अनोइंग हो जाएंगी आगे आगे, क्योंकि आप अगर अपना फोकस, यही तो समस्या है, आप जिस काम को जिस टाइम कर रहे हो उसके अलावा बाकी सारे काम याद आते हैं, और जब उस काम को कर रहे होते हो तो उस इसके अलावा बाकी सारे काम याद आते हैं, तो फिर दिक्कत हो जाती है, फिर इंप्रूवमेंट नहीं आता बच्चे के अंदर। चलिए, तो ध्यान दीजिए इस पर। अगर मैं बोलता हूं ये रेडियस है, तो यार ये सबको पता है कि अगर हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया कितना हो जाएगा। टाइम वेस्ट करवाते हैं, अब एक बात बोलते हैं फिर उसको फिर बोलते रहो, फिर डिक्टेट करते रहो बार बार। चलिए, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आर यहाँ पर रेडियस है, पाई आर स्क्वायर आपका एरिया हो गया। अगर एरिया ये हो गया, तो अगर मैं सरकमफेरेंस की बात करता हूं तो सरकमफेरेंस 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 यानी कि आपका जो परिधि है उसकी मैं बात करना चाहता हूं। परिधि, परिधि की मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है डियर, ओके। तो परिधि 2 पाई आर हो गया आपका, और सरकमफेरेंस ये हो गया। अब यहां पर एरिया आपका हो गया खत्म, इतना सा है बस। लेकिन ये बहुत सारी चीजें बयां कर देता है, चीजें बहुत सारी सीखने को मिल जाती हैं यहाँ से आपको। सरकमफेरेंस परिधि निकाल दिया, एरिया निकाल दिया। अब मैं आगे बात कर लेता हूँ आपसे थोड़ी सी अर्धवृत्त के बारे में। अर्धवृत्त के बारे में हमने बोला, तो मैंने ये अर्धवृत्त बना दिया आपके लिए। क्या बना दिया? एक अर्धवृत्त। ठीक है, अब एक अर्धवृत्त है, तो मैंने कहा ये इसका सेंटर है, या इसकी रेडियस है, या इसकी रेडियस है। मेरे दोस्तों, आप एक तरीके से इसको शीट की तरह लो। अगर यह एक सर्कुलर शीट है, तो आप मुझे बताओ कि इस पूरी शीट का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो इस शीट का एरिया कितना होगा? तो एरिया ऑफ, इसको मैं बोल देता हूं सर्कल, और इसको मैं बोल देता हूं सेमी सर्कल। चीजों को समझना, क्योंकि यहां एक पॉइंट बनकर निकलेगा और वो इतना काम आने वाला है कि आप कुछ सोच भी नहीं सकते। यहां अगर हम बात करते हैं सेमी सर्कल की, अर्धवृत्त इसको बोला जाता है। अर्धवृत्त इसको क्या कर दिया जाता है? बोला जाता है। अगर हम बात कर रहे हैं सेमी सर्कल की, तो इसके एरिया के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं, तो एरिया निश्चित तौर पर कोई फर्क नहीं डालेगा। क्षेत्रफल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वह हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, पाई आर स्क्वायर बाई 2। और अगर हम सरकमफेरेंस की बात करते हैं, तो यहां फर्क है। सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस क्या होगा? इसकी परिधि क्या होगी? मुझे केवल ये बताओ आप। अक्सर यहां कंफ्यूजन एग्जामिनर को रहता है, वह खुद भी कंफ्यूज है, एग्जामिनर खुद भी कंफ्यूज है, और वह उसकी सोच पे डिपेंड करता है कि वो आपको क्या दे रहा है। मैं आपको दोनों ही चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो सरकमफेरेंस परिधि हो गया, और एक होता है पेरीमीटर, उसको बोलते हैं हम परिमाप। अब आपने सर दो टर्म क्यों यहां पर एक्सप्लेन किए हैं और उधर क्यों नहीं किया आपने? आपके पास दो रीजन है सुनने के इस चीज को। क्यों? क्योंकि यहां पर दो टर्म एग्जिस्ट कर रही हैं, वहां पर नहीं कर रही हैं। वहां पर आपका जो परिधि है वही आपका क्या है? परिमाप है। परिमाप की परिभाषा क्या होती है? पेरीमीटर की डेफिनेशन होती है कि अगर आप किसी पॉइंट से चल रहे हो और उसी कर्व के रेस्पेक्ट में चलते हुए चलते हुए चलते हुए इसी पॉइंट पर वापस आ जाना, यही परिमाप है और वही परिधि है। तो दोनों की डेफिनेशन यहां सेम हो रही है, 2 पाई आर, 2 पाई आर हो रही है। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आया। अगर मैं कहता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ये आपका ए पॉइंट है, ये आप बी पॉइंट से चलते हुए सी पॉइंट तक जा रहे हो, तो यहां पर आपके लिए सबसे अच्छी चीज क्या है कि जो ए बी सी है, ये वाला पार्ट, यह तो परिधि है ना। नाम से पता लग रहा है, परिधि का मतलब होता है आर्क, किसी भी चीज का आर्क बनाना। आप ये प्रकार से बना सकते हो क्या? ऐसी प्रकार से बना सकते हो क्या? नहीं। तो जो चीज आप कंपास से बना सकते हो वह चाप कहलाएगा, अभी मैंने आपको बताया था। अब यहां पर जो एबीसी चाप है, एबीसी ये आपका चाप है, इसी को ही हम आर कहेंगे, इसी को ही हम परिधि कहेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई आर टोटल है, तो
तो इस परिधि की वैल्यू हो जाएगी पाई आर आदि, ठीक है। लेकिन परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है कि अगर हम यहां से चल रहे हैं ए पॉइंट से, दोबारा से घूमते हुए ए पॉइंट पर वापस आना, ए पॉइंट से चलकर ए पॉइंट पर वापस आना, स्टार्टिंग पॉइंट भी यही हो और एंड पॉइंट भी यही हो, तो आपका परिमाप हो जाता है। यानी कि पाई आर तो इसमें आ ही रहा है, एबीसी वाला चाप प्लस 2r। क्लियर हुआ क्या? दिमाग में चीजें बैठी, समझ में आई? और ये आर्क यही तो है। अभी आप कह रहे हैं सर आर्क कैसे निकाला, तो आर्क निकालना कितना आसान है। अभी सिखाया था कि आर्क बराबर चाप की लंबाई बराबर, क्योंकि ये पूरा का पूरा चाप ही तो था, चाप की लंबाई बराबर क्या होता है बोलो? एंगल इंटू रेडियस। बताया ना, एंगल इंटू रेडियस। तो एंगल कितना है इस केंद्र पर? चारों तरफ बना हुआ कंप्लीट एंगल होता है 2 पाई, क्योंकि हम उसको रेडियन में लिखते हैं, 360 डिग्री थोड़ी लिखेंगे। अभी मैंने यहां बोला भी है आपसे कि जब आप एंगल लेते हो तो इन टर्म्स ऑफ रेडियन लेते हो, तो रेडियन होता है कितना? 360 डिग्री होता है 2 पाई, और रेडियस आपकी आर है, तो बन गया प्रूफ, 2 पाई आर होता है। कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो ये सब बच्चों वाली चीजें हैं, कोई मतलब कोई लॉजिक थोड़ी है इसका। आपके सामने ये सब चीज आसान हो गई। अब यहां पर आधा क्यों हो गया? क्योंकि यहां कितना एंगल बन रहा है? 180 डिग्री। 180 डिग्री कितना होता है? पाई इंटू आर। हो गया काम, ठीक है, ठीक है ना। चलिए, एक बच्चे को देखो कैसा डाउट आया, वो कह रहा है कि सर यहां 2r क्यों आया, आर आर क्यों नहीं आया? चलिए तो यहां पर हमारे सामने ये है कि अगर हम किसी भी सेमी सर्किल की परिधि को अगर एक्सप्लेन करें, क्योंकि बहुत जरूरी है परिमाप एक्सप्लेन करना, इस पर क्वेश्चन भर भर के आते हैं। ये ए है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये आपका ओ है, ये आपका ये आर्क जा रहा है ऐसे। मैं आपको इसको अगर पैरामीटर की बात करता हूं, पैरामीटर की बात करता हूं परिमाप की, चल, तो परिमाप की अगर मैं बात करूं तो परिमाप कितना हो जाएगा डियर, आपके लिए कितना हो जाएगा? यहां पर अभी मैंने बताया था पाई आर प्लस 2r हो जाता है। इसको सही तरह से लिखने के लिए मैं इस स्लाइड में इसको लेकर आया हूं कि इसकी वैल्यू 22/7r, ठीक है, और 2r। अगर मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं, r मैंने कॉमन ले लिया, तो ये कितना बन गया? 22/7 प्लस 2, और सॉल्व करने पर ये निकल कर आया 36r/7। तो ये आप डायरेक्टली दिमाग में रख सकते हैं कि अगर किसी भी सेमी सर्किल के परिमाप की बात की जाए, सेमी सर्किल का परिमाप आपका क्या होता है? 36π/7। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहां तक आपको क्लियर हुआ, चीजें समझ में आई? अभी तक मैंने बस छोटी सी चीजें बताई हैं आपको, आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी यहां तक, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। अब हम चलते हैं आगे, अभी तो हम असली सर्किल पढ़ेंगे। अभी तो ये क्या है, थोड़ा सा हल्का सर्किल है, जहां पर हम फॉर्मूले की बात कर रहे हैं और उसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। अभी तो चीजें स्टार्ट हुई हैं और अभी आप देखिएगा, ठीक है। चलिए, अभी एरिया ऑफ सेक्टर, सेगमेंट, इन सब चीजों में हम बहुत डिटेल में जाने वाले हैं, क्योंकि तभी मजा आएगा, ठीक है। लिख लो आराम से। डन, आगे चलते हैं। अभी मैं आगे बात करना चाहता हूं रिंग का एरिया। अब आपको पता है रिंग जब बनेगी, रिंग को हम क्या बोलते हैं? वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल, या फिर एनालस का एरिया, ठीक है ना। तो अब इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि दो चीजें होती हैं डियर स्टूडेंट, यहां पर आपके दो सर्किल बन जाते हैं, और वह दोनों सर्किल आपस में क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रिक। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं जब मैंने ज्योमेट्री में पढ़ाया था कि वह सर्किल जिनका सेंटर एक हो, वही आपका क्या कहलाता है? कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहलाता है, सन केंद्रीय वृत्त। ये आपके सर्किल क्या है? सन केंद्रीय वृत्त हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्किल, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, ठीक है ना। तो आप ये जानते हो डियर स्टूडेंट कि केंद्र से अगर मैं छोटे सर्किल की रेडियस निकालूं, रिंग ऐसी तो होती है, अगर हम दिखें रिंग को तो रिंग में यही मटेरियल होता है, बस ये वाला हिस्सा तो खोखला होता है, रिंग का ये वाला हिस्सा खोखला होता है, ये मटेरियल जिसकी भी बनवाते हो आप लेते हो, और एक होती है इस सेंटर से बाहर आउटसाइड बाह्य त्रिज्या। तो आपको अगर मैं कहूं कि यार इसमें यही एरिया नजर आ रहा है मेरे को, कौन सा वाला? ये वाला,
और यही इसकी क्या होती है, थिकनेस भी होती है, यही इसकी थिकनेस भी है। तो कभी कभार रिंग की थिकनेस भी आपसे पूछ ले, तो ये थिकनेस कितना हो जाएगा, r माइनस आर, मोटाई। अभी 2D चल रहा है, अभी तो 2D चल रहा है, तो 2D में देख रहे हैं हम, तो बस इसको इस प्लेन में देख रहे हैं, हमें इसकी लेंथ नहीं पता, हम ये बिल्कुल ऐसा मान रहे हैं कि रिंग ऐसी दिख रही है ऊपर से। समझ रहे हो ना, ये बहुत काम की चीज है। 3D में जब कुआं खोदेंगे और मिट्टी निकाल के बाहर डालेंगे तब ये काम आएगा, क्योंकि वो एरिया घटाना पड़ता है, याद करो। वो 3D में जब कुआं खोदता है तो ये बनता है, फील कर सकते हो आप, क्योंकि अगर इसी को 3D में देखोगे तो ये बीच वाला हिस्सा कुआं है, यहां से जो मिट्टी निकली उसको मैंने चारों तरफ फैला दिया, तो चारों तरफ फैलाने वाला एरिया इंटू हाइट, क्योंकि ऊंचाई बराबर इस बेलन का आयतन, वो वॉल्यूम की बात होगी, लेकिन है तो वही वाला पार्ट बनेगा, इसलिए ये 2D है सिर्फ अभी। तो ये अभी एक्स वाई प्लेन में है, 3D में बाद में लेकर चलेंगे इसको, ठीक है ना। तो यहां तक हम बात करते हैं एरिया की। तो एरिया क्या हो जाएगा भाई इसका, तो सिंपल एरिया की बात अगर हम बात करें तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। किसी को कोई आपत्ति है तो बताओ। सर इसमें हाइट नहीं है, नहीं हाइट है ही नहीं ना, हाइट दिखाई नहीं सकते, अगर हाइट दिखा दी तो ये तो 3D बन गया। ये तो एक तरीके से आकृति है जहां पर आपको ऊपर से दिख रहा है कि एक क्या है, एक रिंग टाइप शेप है। ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ में आ गई यहां तक बात आपको, क्लियर हो गया क्या। चलो अब मुझे इसका परिमाप निकाल के बता सकते हो क्या, पेरीमीटर ऑफ रिंग लिख के बताओ, कौन लिख के बताता है। बताओ भाई, पेरीमीटर ऑफ रिंग, वेल डन गाइस। तो पेरीमीटर ऑफ रिंग क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, लेकिन यहां से ही कंसेप्ट बनेगा आपका पेरीमीटर ऑफ रिंग, और यही पेपर में पूछेगा भी इस बार, क्योंकि यही क्वेश्चन मैंने सेट बनाकर दिया है। ठीक है, तो पेरीमीटर ये सेट में भी डाले मैंने क्वेश्चन, तो ये पेरीमीटर ऑफ रिंग कोई लिखाता नहीं है और ना किसी बुक में मिलता है, अक्सर जनरली नहीं मिलता है, लेकिन पता होना चाहिए आपको। सर कैसे निकालेंगे भाई, देखो परिधि दोनों ही आएंगी, क्योंकि ये वाली परिधि यहां से देख सकते हो और ये वाली परिधि आप यहां से देख सकते हो, ये वाली परिधि आप यहां से देख सकते हो और ये वाली परिधि आप यहां से देख सकते हो, इसलिए आप यहां से लिख सकते हो 2 पाई कैपिटल आर प्लस 2 पाई स्मॉल आर। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि 2 पाई कॉमन ले लिया, आर प्लस आर नोट डाउन कर लो, काम आ जाएगा। कुछ लोग माइनस करते हैं, वो गलत है भाई, क्योंकि यहां पर सिंपल सी बात है, परिमाप जुड़ता है कभी भी घटता नहीं है, और ये चीज आपको तब भी काम आएगी जब 3D में हम क्या करेंगे इसकी जगह, 3D में हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे सभी हॉलों का, 3D में कर्व सरफेस एरिया निकलता है, लेकिन यहां पर हमारे परिमाप के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये माइनस माइनस नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए ओके, समझ में आ गई बात। एक बच्चा कह रहा है फॉर्मूला शीट दे देना, डियर स्टूडेंट मैं तो दे तो दूंगा मैं, लेकिन इस लिखाने का क्या, मैं तो यही कर देता कि फॉर्मूला शीट देता, इन सबको नहीं लिखाता, कुछ होगा नहीं उससे, कुछ नहीं होगा। ये जो बना रहे हो, ये जो नोट्स लिख रहे हो, इस नोट्स की कोई भी कीमत नहीं है। और जो लोग सोचते हैं कि फॉर्मूला शीट आ जाएगी, तो कितनी पीडीएफ चाहिए आपको शीट की, मेरे को ये बता दो, उतनी शीट दे देता हूं फॉर्मूला की। मैं तो ये चाहता हूं कि आप सेल्फ एक सुंदर से बनाए फॉर्मूला, जिन्हें 5 पन्नों में लिखें आप, और एग्जाम के टाइम रिवीजन करके जाएं। जब आप अपने नोट से आप खुद पन्नों में लिखोगे एक बार, तब रिवाइज होगा, एक बार जब आप एक बार देखोगे तो आपने हाथ से लिखे होंगे तब रिवाइज होगा, तो अपने आप याद हो जाएंगे। तो फर्क उस चीज का है, सोच का। अब आगे चलते हैं, देरी नहीं करेंगे आगे। आइए, तो हमने पहले आपको समझाया, रिंग समझा दिया, ये समझा दिया, वो समझा दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा करते हैं डिटेल एनालिसिस, डिटेल एनालिसिस ऑफ एरिया एंड इट्स पेरीमीटर। चलिए, अब जब मैं एरिया के बारे में बात करता हूं, एरिया, एरिया एक ऐसी यूनिट है, हमने पहले भी बताया था, जिसकी जो यूनिट होती है वह स्क्वायर में होती है, यूनिट स्क्वायर में, ठीक है। और अगर मैं क्षेत्रफल की परिमाप की बात करता हूं, जो परिमाप हमारा निकलता है, जिसको हम परिमाप बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोल देते हैं, ज्यादा बेटर सरकमफेरेंस लगेगा। सरकमफेरेंस होता है परिधि, उसकी यूनिट होती है केवल यूनिट में, केवल लेंथ पैरामीटर। ऐसा क्यों बोल रहे हो सर, क्योंकि जो एरिया होता है वह इक्वल टू होता है 2 पाई आर, ना पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और ये जो सरकमफेरेंस होता है वो होता है 2 पाई आर। ठीक है मेरे दोस्तों, चलो आप मुझे बताओ, ये पाई पाई बार बार लिख रहे हैं, पाई क्या है। सर ये पाई एक कांस्टेंट है, और ये क्यों आता है इसके बारे में भी हम डिटेल एनालिसिस अब करने वाले हैं, और ये पाई का रोल क्या है सर, और इस पाई को इतना पॉपुलर क्यों बना दिया गया कि जब भी हम बोलते हैं
रोटी को भी पाई बोलते हैं हम। कोई भी वो होता है जैसे अपने पास खाने का बर्गर होता है उसको भी पाई बोल देते हैं, पिज्जा को भी पाई बोल देते हैं। ऐसा क्यों? ये क्या है? ये पाई क्या है? पाई एक नाम दिया गया है बस, और कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि यह इस तरह का कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 22/7 को हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं। एक्चुअल वैल्यू इसकी अभी तक नहीं निकल पाई है, कोई पता नहीं। अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसको कभी कभी हम 3.14 भी लिख देते हैं, इसकी वैल्यू अभी तक कोई निकाल नहीं पाया। पाई एक कांस्टेंट है केवल, और कुछ भी नहीं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो हम ये बात कह रहे थे कि पाई के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, और उस चर्चा का विषय ये था कि ये पाई कांस्टेंट आया कैसे। जब कभी भी पुरातन मतलब पुराने जब अपने पहिए बने थे ना, व्हील्स बने थे, हालांकि मैं इसको व्हील्स में डिस्कस करता, लेकिन फिर भी चलो बताता हूँ। जब ये व्हील बने थे तो ये एक सेंटर बोला गया, ये भाई एक सेंटर है, एक सेंटर है। अब इस सेंटर में क्या कर लिया करते थे, यह एक परिधि निकाल दिया करते थे। उन्होंने कहा कि भाई एक धागा ले लो, धागा ले लो, कुछ भी। उन्होंने भाई शेप तो पता ही था कि भाई ये गोलाकार शेप बनानी है, एक गोलाकार शेप बना दी भाई, बना दी। तो उसकी कोई लेंथ तो होगी, हाँ सर लेंथ तो होगी, लेंथ होगी। लेंथ को बोल दिया करते थे आर्क, जो कि हमने अब नाम दिया है इसको। और इससे इससे अगर हम बात करते थे कि भाई यहां से आपने एक सेंटर से होते हुए, इसके बीचों बीच होते हुए एक आर और आर आप मान लेते थे भाई ये सेंटर है, इससे यहाँ की दूरी, इससे यहाँ की दूरी ये। तो जब आर्क को लिखते थे ना, आर्क को, तो आर्क बराबर लिखते थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। या फिर मैं ये बोल देता हूं, आर्क आपका जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और इसका जो कांस्टेंट वाला पार्ट आता था आर्क अपॉन टू आर का, वह क्या आता था, इक्वल टू के। और इस जो के का मान है ना, ये के क्या है, इसी को ही पाई बोल दिया गया। क्यों? आप ट्राई कर लेना कभी, अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो। अगर आपको टाइम पास नहीं हो पा रहा है क्लास के बाद, अगर आप खाली बैठे रहते हो, तो एक एक्सपेरिमेंट हो जाना चाहिए कि कभी भी आप कोई गोलाकार आकृति देखोगे, सर्कुलर शेप देखोगे, उसकी लेंथ नाप लो। मान लो ये लेंथ नाप लिया आपने, और उसके एक छोर से दूसरे छोर की लेंथ नाप लो। ठीक है, तो एक छोर से दूसरे छोर की लेंथ बीचों बीच में, वह तो 2r हो जाएगी, और r की लेंथ ये हो जाएगी, तो हमेशा पाई आएगा। तो पाई एक कांस्टेंट बन गया। क्या बन गया? पाई एक कांस्टेंट बन गया, जो एक सर्किल को बनाने के काम आता है। तो अब वो क्या करने लग गए, इस पाई को ऐसा लेने लग गए कि 22/7, यानी कि आपको आर्क लेना है 22 की टर्म में और रेडियस लेनी है 7 की टर्म में। उस तरह से रेशो मेंटेन होने लग गया, तो आपके सर्कल पहिए वही सेट होने लग गए सब। तो इसके पीछे की कहानी है, उससे हमें कोई लेना देना है नहीं वैसे, लेकिन पता होना चाहिए कि पाई क्या है। ठीक है भाई, चलो ओके भाई, चलिए आगे चलते हैं। आइए, अभी मैंने आपको बताया कि जो एरिया है, वह एरिया किसके प्रपोर्शन में चलता है, पाई तो कांस्टेंट है, 2 पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर के प्रपोर्शन में। और जो सरकमफेरेंस है वह चलता है आर के प्रपोर्शन में। और यहीं से ही सारी चीजें स्टार्ट होती हैं कि जब कभी भी आपसे बोला जाता है कि रेडियस को 2 टाइम्स कर दिया मैंने, अगर रेडियस को आप डबल कर रहे हो तो आपका एरिया जो होगा, एरिया आपका क्या हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब है उसके समानुपात, उसी के अनुपात में। कांस्टेंट वाला पार्ट जब हट जाता है तो वो प्रोपोर्शनलिटी रह जाती है ना। अब मैं कहता हूं सर, यहां आर को अगर मैंने डबल कर दिया तो एरिया आपका 4 टाइम्स ही तो होगा। एक्सप्लेनेशन दो। यहां मैंने एरिया माना ये A1, और इसको मैंने कह दिया आर के प्रोपोर्शन में, तो पहले आर है तो आर स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं बोल देता हूं पाई आर स्क्वायर होता है वैसे, तो लिख देता हूं चलो पूरा पाई आर स्क्वायर। अब मैंने आर को क्या कर दिया, 2r कर दिया, तो A2 कितना हो जाएगा, पाई आर की जगह 2r लिखने पर। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो A1 बराबर था पाई आर स्क्वायर, A2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। आप इनका रेशो निकालोगे तो कितना आ रहा है, A1 और A2 का रेशो प्रपोर्शन में 1/4। तो कहने का मतलब साफ साफ है कि आपका जो एरिया है, पहले 1 था और अब कितना हो गया, 4 गुना हो गया। तो एरिया जो होता है वह आर स्क्वायर के प्रपोर्शन में चलता है। रेडियस को दुगना कर दोगे तो एरिया 4 गुना, और सरकमफेरेंस 2 गुना। ये बहुत काम की चीज है, और ये अभी तो खेलना सीखोगे, शुरुआत में आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन उस अजीब चीज से ही हम बेहतर बनाएंगे चीजों को, अभी देखिएगा। तो ये क्लियर हो गया क्या? आइए सर, हो गया, थोड़ा था, थोड़ा सा। तो मैं कहता हूं यार, कुछ ऐसी आर की वैल्यू लो ना जिससे कि हम चार्ट को डिफाइन कर सकें। तो आर बराबर 7 ही क्यों? आप ये कहोगे सर आर बराबर 7 ही क्यों, और इसमें बलिदान 7 का ही क्यों हुआ? क्योंकि जो पाई की वैल्यू होती है वो 22/7 होती है, और 22/7 से पाई आर स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए बोला जाता है, मान लीजिए 22/7, आर की वैल्यू हो गई 7 × 7 यानी कि 154।
और यही आपका एरिया कहलाया। और अगर मैं सरकमफेरेंस की बात करता हूं 2 पाई आर, इसको जब मैंने सॉल्व किया तो 22/7 इंटू 2 इंटू आर, तो ये 44 कहलाया। इसको मैं सरकमफेरेंस को सी बोल रहा हूं। तो यहां 7 का मतलब लेना समझ में आ गया कि हमने 7 को ही क्यों बलि का बकरा बनाया, 7 को ही हमने स्कैप गॉड क्यों बनाया। 7 यहां पर स्कैप गॉड था, बलि का बकरा। तो हम यहां कह सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए जरा, अब इसी से हम चार्ट का निर्माण करेंगे। नहीं समझ में आया, r+7, ये प्लस नहीं है शिवा, r बराबर 7 है ना। अब r+7 लिखोगे तो कहां से समझ में आएगा। चलिए, आइए, अब यहां मैं रेडियस लेता रहा, यहां मैं उसका एरिया लिखूंगा और यहां मैं उसका सरकमफेरेंस लिखूंगा। ठीक है, हम 7 पर ही डील कर रहे हैं, उससे क्या होता है 7 से ही हमारी वैल्यू आसान निकल के आती है। और भी रेडियस होती है तो फिर हम अलग से सॉल्व करेंगे पाई आर स्क्वायर लगा के। 7 तो इसलिए है कि आसान कैलकुलेशन हो जाए बस, और कोई रीजन नहीं है इसके पीछे, है ना। हाँ, चलिए पानी पी लेते हैं फिर एक साथ लिखेंगे। आज थोड़ा लंबा क्लास लेंगे, ठीक है। जिनको निकलना हो चुपचाप निकल लेना, कोई ये नहीं कहेगा फलाना है ढिकाना है। जिनको निकलना है चुपचाप निकल लेना, एक मतलब बचते ही तुम्हारा टाइम होती, कोई लिखेगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि लिख दिया तो फिर हम सीधा उसको निकाल ही देंगे। फिर चुपचाप रहिएगा बस। तो अब मैंने जब रेडियस बोला तो रेडियस आपके सामने लिख दिया मैंने 7। ठीक है सर, एरिया कितना हो जाता है 154, यहां मैंने पहले एक्सप्लेन भी किया है कैसे निकाला, और इसका हो जाता है 44। अब प्लीज थोड़ा सा आप दिमाग लगाना, बस थोड़ा सा। अगर मैं रेडियस को 14 कर दूं तो सर इसका आपने दुगना कर दिया तो एरिया कितना हो जाएगा बताओ। मैं बताया है अभी कि कभी भी आप रेडियस को डबल कर रहे हो तो आपकी इस रेडियस का एरिया ये है, तो इसके संदर्भ में बात करो। ये आपका एक रेफरेंस मॉडल है। आप 154 का 4 गुना कर दो यानी कि 616, और सरकमफेरेंस इसका दुगना कर दो, क्योंकि जब रेडियस दुगनी हो रही है तो सरकमफेरेंस 88। रेडियस अगर मैं 21 कर दूं तो ये रेफरेंस है आपका, इसको मैं यहां पर रेफरेंस लिख रहा हूं, ये हमारा रेफरेंस है। अब इससे ये 3 गुना हो गया तो 154 से 9 गुना हो गया, 9 गुने का मतलब 1386। जिनसे नहीं पता है, मुझे तो पता है, बाकी सारे बच्चों को भी पता होगा क्योंकि बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, लेकिन जो नए हैं जिनको नहीं पता है, आराम से गुणा करो ना, 9 से गुणा कर लो, यही आएगा। हमें पता है तो आपको बता रहे हैं, जिससे कि चार्ट बिगड़े नहीं। और 44 का 3 गुना होगा, क्योंकि यहां आपने 3 टाइम किया है तो एरिया ही 9 टाइम्स होगा, लेकिन सरकमफेरेंस तो भैया 3 गुना ही होगा, 132। अगर रेडियस मैंने मान लिया 28 है तो ये 4 गुना हो गया ना रेफरेंस के संदर्भ में, तो इसका 16 गुना, तो 154 का 16 गुना होता है 2464, और एरिया 176, सॉरी सरकमफेरेंस 176। ठीक है, अगर रेडियस में बोल लेता हूं 35 है तब इसका 25 गुना यानी कि 3850, और इसका 5 गुना यानी कि 220। रेडियस में बोल देता हूं 21/2 यानी कि 10.5 रेडियस भी आती है कई बार। तो देखो दोस्तों, जब 21 था तो एरिया ये था, अब जब बटे 2 करोगे तो आपका जो एरिया होगा वह बटे 4 नहीं हो जाएगा क्या? कॉमन सेंस है यार ये तो। और आपका जो सरकमफेरेंस है वो बटे 2 हो जाएगा, यानी कि 132/2 यानी कि 66। तो ये हो गया 66, और ये कितना हो गया 346.5। मजा आया? अरे सब उंगली पे रट जाएंगे, चीज ऐसी होने वाली है। आपको मैं कहता हूं कि रेडियस मान लीजिए मैंने मान ली 3.5 है सर, 4 से डिवाइड कैसे हुआ? बताओ आप कैसे हुआ होगा। यहां अगर बटे 2 करोगे तो एरिया बटे 4 ही तो होगा, क्योंकि आर स्क्वायर के रेस्पेक्ट में चलता है ना डियर। ये तो कॉमन है, 1/2 कर रहे हो तो 1/4, डबल कर रहे हो तो 4, 3 गुना कर रहे हो तो 9, 4 गुना कर रहे हो तो 16, 5 गुना कर रहे हो तो एरिया 25 गुना, 1/5 करोगे तो 1/25, 1/7 करोगे तो 1/49। वो कॉमन सेंस चल रहा है सब। अब यहाँ 3.5 ले लिया, 35 का कितना था 3850, तो यहाँ क्या है 35/10 है तो 38.50। सरकमफेरेंस हो जाएगा कितना 22। क्लियर है? यही है ना। तो चीजें समझ में आ रही हैं, जिनको नहीं भी आ रही है अभी तो यूज करना सीखोगे, रिवाइज करिए लगातार, बस सब चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। यही तो कैलकुलेशन का खेल है डियर। आपको सब चीज सिखाना मेरा काम है, क्योंकि अभी तो और चीज सिखाने वाला हूं, प्लीज थोड़ा ध्यान देना, है ना। चलिए,
सर 7 के टेबल के फॉर्म में ही आएगा एग्जाम में, अक्सर ऐसा होता है। तो हम क्या करते हैं, एक सेफ जोन लेकर चलते हैं। मान लो कि नहीं भी आया तो हमको ये थोड़ी ना है कि सर को कुछ कहने आ जाएंगे, नहीं आया तो नहीं कहने आएंगे सर को। लेकिन आपके लिए मैं क्या कर देता हूं कि एक जोन तैयार कर दिया, मान लो कल को 14 आ गया तो आपके लिए कंफर्टेबल हो जाएगा, आपको पाई आर स्क्वायर नहीं लगाना, आप 616 एरिया बताओगे सीधा, टाइम सेव हो जाता है। और ये चीज हमने देखी भी है, तो ये डायरेक्ट दिमाग में होंगी चीजें, पता होगा तो डायरेक्ट दिमाग में होंगी। इसलिए कहते हैं कि जब थ्योरी पढ़ते हो तो इतनी अच्छी थ्योरी पढ़ो कि पूरा का पूरा क्वेश्चन कवर हो जाए। हमेशा से यही रहा है लॉजिक मेरा। एक बच्चा कह रहा है 3.5, यार 35 है तो 3.5 क्या है, 35/10, तो 3850/100, 10 का स्क्वायर 1/100 हो जाएगा। कॉमन सेंस, कुछ नहीं करना। ठीक है गुरुजी, अब मैं आपको कहता हूं यार कि ये सब चीजें हमने पढ़ ली, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि मान लीजिए रेडियस आपको 14 दे दी और इससे पूछ लिया सेमी सर्किल का एरिया बताओ, तो क्या होगा बताओ? 308 हो जाएगा ना, ये सिंपल है भाई। रेडियस 14 होने पर पूरे सर्किल का एरिया 616 होता है, तो सेमी सर्किल का एरिया 308 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने पेरीमीटर पूछ लिया तो ध्यान से 44 प्लस 44 प्लस, भाई आधा तो हो गया, ठीक है, ये तो पता है आधा हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। लेकिन 44 प्लस 28 2r, यानी कि कितना हो जाएगा 72। गॉट इट। अगर मैं सरकमफेरेंस पूछ लेता हूं तो 44। ये दिमाग है ना तुरंत चलेगा। अभी क्या होता है देखो, थोड़ा स्लो है, पहली बार पढ़ते हो, किसी भी चीज को समझने में समय तो हर इंसान को लगता है। मेरे को भी ये डेटा एक दिन में थोड़ी याद हुआ था। आप में से यहाँ बच्चे जो पढ़ रहे होंगे, जो मेरे से पहले भी पढ़ चुके होंगे इन चीजों को, एक दिन में थोड़ी कलेक्ट किया ये सब कुछ, टाइम लगता है। लेकिन क्या होता है कि शुरुआत जब बढ़िया होती है ना कि यार हाँ, वो अपने आप सब चीजें हो जाती है। सर 28 कैसे, 28 कैसे, ये 28 कैसे, सोचो, चलो एक बार सोच लो। चलो हम पेरीमीटर को अभी जस्ट एक्सप्लेन करके आए हैं ना, यहां पर देखो, ये रहा पेरीमीटर को एक्सप्लेन किया है मैंने। यहाँ 2r भी होता है ना, तो 2r भी तो ऐड होगा ना बाद में, क्योंकि r बराबर आपका 14 था। इसलिए तो मैंने बोला था कि सब लोग 44 आंसर दे रहे थे, तो गड़बड़ हो जाती है, तो उससे बचो, चीजों को दिमाग में रखो, हो जाएगा। चलिए विकास, सेमी सर्किल बोला है तो 88 नहीं होगा ना, यहाँ तक की दिक्कत नहीं है ना। अब आगे चलते हैं, चलो ओके, चार्ट भी अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, पहिया घुमा लेते हैं आज। यह एक पहिया है। आप मुझे बताओ, अगर मैं व्हील पर क्वेश्चन कराऊं आपको, व्हील मतलब क्या है, एक पहिया होता है। सर 28 के कंसेप्ट बता दीजिए प्लीज, 28 का कंसेप्ट बता दीजिए। बता दिया डियर, 2 बार बता दिया, आप बीच में चले गए होंगे कहीं पर, 2 बार बता दिया, जब आप दोबारा सुनोगे तो हो जाएगा, है ना। आइए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं सर कि अगर ये आर रेडियस का एक पहिया है और यहां पर आपके सामने यह एक पॉइंट है, तो मुझे बताओ जब एक पहिया घूमेगा, जब एक पहिया पूरा घूम रहा है एक चक्कर में, जब एक पहिया पूरा घूमेगा तो एक चक्कर में लीनियरली यहां से यही पॉइंट यहां पर आने का लीनियर तौर पर कितनी डिस्टेंस कवर कर लेता है। सिंपल सा लॉजिक है, आप प्लीज इस पे थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए। ये यहां से शुरू हुआ और इसी पॉइंट को मैं पहिए को घुमाकर, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूं तो ऐसे कर सकता हूं कि एक पहिया पूरा घूमा और घूमकर ये पॉइंट यहां पर दोबारा आ गया और ये रोटेट होता जा रहा है, तो इसने लीनियरली कितना कवर कर लिया होगा। और वही आर रेडियस का पहिया है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जब कोई पहिया एक चक्कर घूमता है, एक चक्कर की दूरी, एक रिवॉल्यूशन में कवर डिस्टेंस, जितना सरकमफेरेंस उतना ही तो होगा भाई। एक सरकमफेरेंस घूम जाएगा, यहां तक पॉइंट आ गया तो एक चक्कर लगाने में 2 पाई उसकी रेडियस, 2 पाई। ठीक है डियर, चलिए। तो मान लीजिए कि कोई पहिया, आप बोल देते हैं कि कोई पहिया n चक्कर लगाए, n चक्कर आपके उस पहिए ने लगाए हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने हैं, n रिवॉल्यूशंस हैं। तो आप मुझे बताइए दूरी कितनी तय करेगा, n इंटू 2 पाई आर। यहाँ n आपके नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस हैं, ठीक है। और अगर मैं बोल देता हूं कि भैया पहिया की स्पीड भी है कुछ ना कुछ, पहिए की स्पीड भी मैंने मान ली, स्पीड कितनी है
कुछ भी मान लेता हूं, एस मान लेता हूं, स्पीड एस है, तो टाइम कैसे निकालोगे? अश्विन को इसने ध्यान थोड़ी दिया था, उसको लगा टाइम भी पूछता है, पता नहीं बताएंगे नहीं बताएंगे सर, उसने लिखा और हम वही बता रहे हैं। इसे कहते हैं पेशेंस ना रखना। पेशेंस रखो डियर, सब समझ में आएगा, है ना। तो दूरी बराबर कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, माफ कीजिए। तो टाइम यहां पर ये है, समय आपका जो ये है वह क्या होगा? डिस्टेंस यानी कि n इंटू 2 पाई r अपॉन टाइम कितना लग रहा है, स्पीड कितनी s। रिवॉल्यूशन के बाद क्या लिखा है सर? रिवॉल्यूशन के बाद क्या लिखा है? कवर, कवर, कवर डिस्टेंस। कोई दिक्कत? तो यहां पर आप इस चीज से, पहिए वाले कॉन्सेप्ट से आप क्या निकाल सकते हो? पहिए वाले कॉन्सेप्ट से आप उनकी स्पीड भी निकाल सकते हो, चक्कर कितने लगे हैं, दूरी भी निकाल सकते हो, ये पूछा जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट ये है कि जब रेडियस परसेंटेज में हो और वृद्धि या कमी हो रही हो, तो एरिया में इफेक्ट, बताओ भाई। यानी कि कभी भी रेडियस आपको परसेंटेज में दे रखी हो और वहां पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नजर आ रहा हो कि भाई इतना रेडियस हमारा बढ़ गया, इतना 20%, तो एरिया में इफेक्ट क्या होगा? जैसे कि लेट सपोज मैं आपके सामने दे देता हूं कुछ गुड परसेंटेज। गुड परसेंटेज का मतलब मान लीजिए कि रेडियस में 20% की आपकी क्या हो गई, 20% का इंक्रीमेंट, परसेंटेज भी दे दिया इंक्रीमेंट मैंने, है ना। 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो एरिया पर इफेक्ट कितना होगा बताओ। तो आपको मैं अभी बता रहा हूं ना कि जो एरिया होता है 20% इंक्रीमेंट, वो रेडियस में है ना। मैं इसको लिख देता हूँ, गुड परसेंटेज दे रखा है, इसमें लिखा रेडियस में, रेडियस में, ठीक है। तो रेडियस में 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो एरिया पर इफेक्ट कितना होगा डियर? तो सर हम सक्सेसिव केस लगा सकते हैं, जिसको हम नेट परसेंटेज भी बोलते हैं। नेट परसेंटेज इंक्रीमेंट क्या बोलते हैं डियर? नेट परसेंटेज इंक्रीमेंट बोलते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ लिख सकते हैं 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20/100, ठीक है, नो प्रॉब्लम। 44% का आ जाएगा। वो क्या होता है, जब हमारी रेडियस है तो r+r+r² 100। कोई दिक्कत? बोले नहीं सर कोई दिक्कत कि भैया किसी भी रेडियस में 15% की कमी हो रही है, तो एरिया बताओ। अगर किसी भी रेडियस में 15% की कमी हो रही है तो एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो सर अच्छी परसेंटेज है तो हम कर सकते हैं ना, 15 प्लस -15 -15 -15 इंटू 15, क्योंकि आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बटे 100। तो यहां आपने देखा माइनस का 30 प्लस 2.25, तो ये कितना निकल कर आया? 27.75। और ये कितनी हो रही है? ये कमी हो रही है, क्योंकि ये नेगेटिव में आया है तो मैंने इसको कमी लिख दिया, अपने आप ही कमी दिखाएगा वो तो। गॉट इट? है ना कि भाई 15% की कमी हो रही है तो एरिया में इफेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये तो अच्छी परसेंटेज पे बात हो गई, तब तो हम क्या लगा लेते हैं, डायरेक्टली ये लगा लेते हैं, अच्छी परसेंटेज पे हमेशा ये लगाओ। एक बच्चा कह रहा है पुष्पेंद्र प्लस क्यों हुआ? डियर -15 इंटू -15 करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। चलिए, एक बच्चा कह रहा है कमी होगी तो माइनस ही होगा ना सर। अब जब कमी बोल रहे हो तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? हाँ, जैसे भाई मान लीजिए फेल बोल दिया मैंने कि भाई आप फेल हो गए, तो लिखने की जरूरत थोड़ी ना है, बस लिख दिया फेल, तो वो नेगेटिव में ही है, ठीक है ना, पॉजिटिव में नहीं है वो, ठीक है ना। चलिए आइए, एक बच्चा कह रहा है सक्सेसिव से कराना। अरे भाई जो बता रहा हूं उसे लिखो, दिमाग में जो चलता रहता है ना उसको थोड़ा साइड में रखा करो, क्योंकि यहां तुम सीखने आए हो, या मैं सिखाने वाला हूं तुम सीखने वाले हो, आगे नहीं भागना है। इनके सब्र ही नहीं है, तो जो सीखने वाला होता है वो छोड़ देते हैं ये लोग, फिर उनके दिमाग में वही चल रहा है, रेशो से क्यों नहीं हुआ, रेशो से होगा या नहीं होगा। अरे भाई सब बात वो बराबर ही है, इसमें कोई अलग थोड़ी ना होता है, लेकिन चीजें समझो कि जहां जिसकी उपयोगिता है उस उपयोगिता को समझो आप। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं परसेंटेज बुरी, बैड। बैड परसेंटेज आता है तो अब यही लगेगा, अब कोई वो लगा जाएगा कि फॉर्मूला, अब फिर बोलोगे कि उससे करो। तो दिमाग सेंटर में रखना है, जो चीजें हैं वो अपने आप बनी है हर किसी के लिए, ठीक है।
अगर मैं बोल देता हूं कि रेडियस 12.5% की कमी आ गई, तो एरिया पर इंपैक्ट बताओ। एट में 1 की कमी करोगे तो 8 से कितना हो जाएगा 7। 8 से कितना हो जाएगा 7, क्योंकि रेडियस का जो पैरामीटर होता है वो आर स्क्वायर की टर्म में आता है इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो अगर हम बात करते हैं 64 और 7 7 49, तो कितने की कमी आ गई, कितने की कमी आ गई सर? अगर 50 होता तो 15 की कमी आ रही है, और 64 के रेस्पेक्ट में आ रही है इंटू 100। सॉल्व करेंगे, आंसर निकल कर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 4 से काटा 25 बार, 25 इंटू 15, और 4 से काटा 16 बार। सॉल्व कर लो, अप्रोक्स कितना आ रहा है 23.4 आ रहा है, जैसा कि विद्यार्थियों ने मुझसे कहा है। लगभग अप्रोक्स है ये, और वो भी क्या हो रही है, कमी हो रही है। पता लग रहा है ना? आप भी बताओ कमी का कैसे पता चला? दिख ही रहा है ना, 64 से आपका 49 पर आ गया, लेकिन ये रेशो है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ध्यान रखना। चलिए, क्लियर हो गया? तो ये बैड परसेंटेज में ये वाला मेथड काम आता है जो आप कर रहे हो। हर्ष कह रहा है मीनिंग ऑफ गुड परसेंटेज। हर्ष प्लीज फॉलो माय क्लासेस फ्रॉम बेसिक, है ना? मैंने एक लंबी लाइन बोली है आप लोगों के लिए, है ना? एक्चुअल में गुड परसेंटेज वो परसेंटेज होती हैं 10 20 30 40 50 15 2 4 6 8 10, जिसके पीछे दशमलव ना हो, पॉइंट ना हो। अब जैसे खतरनाक खतरनाक परसेंटेज का इलाज भी मैंने यहाँ पर आपको कराया है। जैसे कि मान लीजिए आर बराबर मैं दे देता हूं 41.66% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो बताइए एरिया पर इफेक्ट। अब ये कोई बताएगा मुझे 41.66 क्या होता है? वेल डन भाई साहब, बहुत बढ़िया। यही होता है ना मजे वाली बात, सीखने का रिजल्ट है ये, जो बच्चे सीखते हैं। देखो डियर स्टूडेंट, मैं आपको लिखा भी चुका हूं, पहले भी बता चुका हूं कि सर अगर रेडियस में इतने परसेंट का इंक्रीमेंट हो जाता है, तो एरिया पर इफेक्ट निकालने के लिए हम सिंपल सी बात है, ये क्या है, ये 8.33 जानते हो, उसका 5 टाइम है। 8.33 होता है 1/12, तो ये कितना हो जाएगा 5/12, तो 12 से 17, 12 से 17, क्योंकि 5 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 144, और ये कितना हो गया 289। कितने का इंक्रीमेंट आ रहा है? 5 और 45 का हो रहा है 145 का 144 के रेस्पेक्ट में। वाह, यानी कि अप्रोक्स 100% बढ़ गया। अगर मैं बात करूं अप्रोक्स 101 102% आंसर आ जाएगा। तो अप्रोक्स अगर मैं बात करूं तो 100% आपका बढ़ गया है, उसके आसपास 100 प्लस 101 बोल लेना, मतलब लगभग डबल हो गया, है ना? लगभग क्या हो गया, डबल हो गया। तो अब कोई आदमी सोच नहीं सकता, ऐसा पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में। ये पता है इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने से क्वेश्चन बनते हैं, कोई ये प्री प्लान नहीं होते लेक्चर्स। अब स्टेटमेंट बन सकता है डियर, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं पूछता हूँ, कि मैं अगर एग्जामिनर होता और मैं सॉल्व करा रहा होता, तो मैं ऐसे सोचता कि भाई रेडियस 41.66 है, और मैं पूछूं कि भाई ये बताओ सर्कल का एरिया लगभग कितना हो जाएगा, और ऑप्शन दे रहा हूँ 1.5 टाइम्स, 2 टाइम्स, और 1.75 टाइम्स, और नो इफेक्ट। तो दिमाग पता क्या करता है बच्चा, मतलब नेचुरल दिमाग बता रहा हूँ कि भाई कॉमन कॉमन दिमाग क्या लगाता है, यार 41.66 है तो लगभग आपका डबल तो हो नहीं सकता, क्योंकि 86 82 ही होगा या 83 हो जाएगा, तो शायद 1.5 लग रहा है। तो दिक्कत हो जाती है। तो यहां पर आपको पता है कि यार सक्सेसिव केस है, इंक्रीमेंट पे इंक्रीमेंट है, इस वजह से 101% हुआ। ठीक है, तो ये दिमाग लगाना है, मतलब जरूरी है ये चीज। बहुत कॉमन लग रहा होगा, कुछ लोगों को सिली लग रहा होगा, लेकिन सिली नहीं है, ये बहुत सटीक क्वेश्चन बन जाते हैं इस पर, और कर लो सॉल्व, क्या दिक्कत है? कोई 1.75 भी लगा कर आ सकता है। हाँ, आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके सामने मैं डिस्कस करना चाहता हूं, कृपया करके इस पे ध्यान दीजिए आप लोग। अब हम बात करना चाहते हैं सेक्टर एंड सेगमेंट। सेक्टर जो है उसको बोला जाता है त्रिज्या खंड। सेक्टर को क्या बोला जाता है? त्रिज्या खंड बोला जाता है। और सेगमेंट को बोला जाता है वृत्त खंड बोला जाता है। एक बच्चे को नहीं समझ में आ रहा सर 2 टाइम्स क्यों? डियर स्टूडेंट, अगर आपके पास 1 रुपया है और मैं आपके 1 रुपए में 100% की वृद्धि कर दूं और 2 कर दूं, तो आपका पैसा कितना हो गया? डबल हो गया, इसलिए 2 टाइम्स बोला। छोटी सी बातें भी नहीं आती ना। अब क्लियर है? लगभग 100%, कोई भी चीज आपके पास 100% बढ़ जाती है, इसका मतलब वो क्या हो गई? डबल हो गई। और 200% बढ़ गई तो ट्रिपल हो गई।
300% बढ़ गई तो 4 पल हो गई। चलो सर, सेक्टर और सेगमेंट में अंतर बताओ। और उस केंद्र से एक पर्टिकुलर थीटा, ऐसे डाल रहा हूं क्योंकि अभी तो चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे। ये थीटा है, और ये जो पूरा हिस्सा है ना, ये पूरा हिस्सा यानी कि ये ओ ए बी, जहां पर चाप भी इंक्लूड है, सब कुछ इंक्लूड है, इस पूरे हिस्से को क्या हम कह सकते हैं? सेक्टर हम कहेंगे, त्रिज्या खंड। अब नाम इसका सेक्टर कैसे पढ़ा होगा आप सोचो। बोले यार गुरुजी इसमें तो नाम पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं। यहां हम ये कह सकते हैं क्योंकि आर रेडियस से बनाया हुआ एक चाप एक सेक्टर ही है, त्रिज्याओं से बनाया हुआ एक खंड सेक्टर कहलाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सेगमेंट की, तो सेगमेंट क्या हो सकता है? देखिए, सेगमेंट होता है एक आपने बना दिया कॉर्ड, दिख रही है कॉर्ड आपको? ठीक है, ये आपकी कॉर्ड है और ये आपका एक सेंटर है, और इस सेंटर से आपने यहां इसको मिला दिया, यहां इसको मिला दिया, तो है तो ये भी आपका एक त्रिज्या खंड पूरा अगर ले तो। लेकिन अगर मैं इस हिस्से की बात कर रहा हूं, ओनली केवल इस हिस्से की, तो ये आपका क्या कहलाता है? एक सेगमेंट कहलाता है। और इस सेगमेंट को जो जीवा के नीचे की तरफ है और माइनर है, तो उसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। और एक जीवा के ऊपर की तरफ है और पूरा बड़ा सारा है, उसको बोलते हैं ऊपर वाले को पूरा मेजर सेगमेंट। और ये आपको ज्योमेट्री में भी काम आता है कई बार, जब आपसे बोला जाता है कि किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण और उसके लघु वृत्तखंड पर बना हुआ कोण, तो यहाँ वाला कोण बोलते हैं वो। फिर अपन क्या करते हैं, यहाँ वाला कोण तो बता दिया जाता है, ये वाला एंगल दे रखा होता है, तो ये उसके ऊपर वाला एंगल कितना हो जाता है? इसका आधा। तो यहाँ पर हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से निकाल लेते हैं। ज्योमेट्री में भी आपको मैं थोड़ा सा विजुअलाइज करा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ हो रहा होगा। तो ये वो कॉन्सेप्ट भी काम आता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ माइनर सेगमेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे? लघु। और दीर्घ। चलिए, अब आपको पता लग रहा है क्या एक बात, कि जो सेक्टर होता है उस सेक्टर के अंदर होता है सेगमेंट। सेक्टर के अंदर होता है सेगमेंट, दिख ही रहा है वो तो। सेक्टर इस पूरा एरिया, यानी कि अगर मैं इसको पूरा कवर करता हूं ना, इसको एओ भी बोल देता हूं, तो यहां पर जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये केवल सेगमेंट है हमारा, सेक्टर तो पूरा है। ठीक है, चलिए, समझ में आया? अब फील भी आ रहा होगा कि अगर सर ये थीटा है और ये भी आपने थीटा मान लिया, मान लो, तो अगर सर इनका एरिया निकालें तो निकलवाते। चल, एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर, चुटकियों में करोगे, चुटकियों में। ये मेरी जवाब है आप लोगों को, और ये आपको मैं बताना भी चाहता हूं। लघु मतलब बिग होता है क्या सर? हाँ आर्यन खान, एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि आपका क्या है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। यह है आपके सामने एक त्रिज्या खंड मैंने बना दिया, और ये आपका ओ है, और ये आपकी रेडियस आर है। इसको मैंने बोल दिया ए, इसको मैंने बोल दिया बी, और यही तो मुझे निकालना है पूरा ए इस वाले का। आपको मैं पहले भी बोल चुका हूं डियर स्टूडेंट, अगर इस सेंटर पर पूरा एंगल बना होता तो एरिया कितना होता? पूरे पूरे का एरिया कितना होता? अगर 360 डिग्री होता तो सर पूरे का एरिया पाई आर स्क्वायर होता। तो क्या मैं कह सकता हूं, किसी भी वृत्त में, समझना मेरी बात को, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, किसी भी वृत्त में अगर 360 डिग्री एंगल बन रहा हो, 360 डिग्री एंगल बन रहा हो, तो एरिया कितना होता है? बोलो बोलो बोलो, भाषा, यूनिटरी मेथड के हिसाब से पाई आर स्क्वायर होता है। गॉट इट? तो 1 डिग्री एंगल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर बटे 360। अगर एंगल थीटा डिग्री हो तो एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। मजा आया क्या? यानी कि सिंपल सा लॉजिक है यार, इसमें कोई ऐसी कोई धांसू गणित नहीं है कि जो आप ना समझ सकें। सिंपल सा लॉजिक है। क्लियर? कि भाई यहां पर आपके सामने एक सिंपल सा लॉजिक है कि आपको ये एरिया निकालना हो तो ऐसे आप निकाल सकते हो। टेंशन मत लेना, अभी आप, मैं आपको चुटकियों में सॉल्व करना सिखाऊंगा अभी। ये कैसे आया ये आप बता सकते हो आसानी से। अगर पूरा एरिया आपको पता है पाई आर स्क्वायर है, तो इसमें कौन सा लॉजिक वाली बात थोड़ी ना है कि अगर थीटा दे रखा है तो थीटा बटे 360 कर दो। ठीक है,
अगर हम बात करते हैं पेरीमीटर की या सरकमफेरेंस की, सरकमफेरेंस की अगर हम बात करते हैं आपसे, तो सरकमफेरेंस कितना होता है डियर? 2 पाई आर। तो ये 2 पाई आर किसका होता है डियर? वही वाली बात है, 360 डिग्री का अगर आप सरकमफेरेंस निकालते हो तो ये 2 पाई आर होता है। अगर 1 डिग्री का निकालते हो तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर बटे 360 हो जाएगा। अगर थीटा डिग्री का निकालते हो तो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर तो होता ही है पूरा, थीटा बटे 360। किसी को कोई आपत्ति है क्या? नहीं सर। तो यहां मैं कह सकता हूं इस ए बी चाप की लंबाई यही हो गई, इस ए बी चाप की लंबाई यही हो गई। हाँ चलिए, तो इंटरेस्टिंग चला ना, इंटरेस्टिंग लगा ना? बिल्कुल लगा सर, कोई मतलब दिक्कत ही नहीं लगी मेरे को। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट और आपके सामने लिखना चाहता हूं कि यार अब आप फटाफट से बताइए, और यहां पर हम देखेंगे इस चीज को कि किस तरह से आप क्लियर करते हो। कि मान लीजिए कोई आपके सामने ये एक सर्कल है और उस सर्कल पर आपका एंगल बना हुआ है 30 डिग्री। तो अगर मैं मान लेता हूं कि ये एंगल आपका 30 डिग्री है या थीटा है, तो थीटा बराबर 30 डिग्री ले लिया मैंने, और एरिया मेरा कितना है? एरिया मैंने मान लिया ए, क्षेत्रफल को मैंने ए मान लिया। तो 30 डिग्री का एरिया कितना होगा बताओ? थीटा बराबर 60 डिग्री का एरिया कितना होगा बताओ? थीटा बराबर 45 डिग्री का एरिया कितना होगा? थीटा बराबर 120 डिग्री का एरिया कितना होगा? थीटा बराबर अगर मान लो 270 डिग्री है तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? थीटा बराबर मान लीजिए 22.5 डिग्री है तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? फटाफट बता दो यार, इसमें क्या है? 30 डिग्री है तो 30 बटे 360, 12 या 36, यानी कि ए बटे 12, ए बटे 6, ए बटे कितना? 8, और ये हो जाएगा ए बटे कितना हो जाएगा? 3, और ये हो जाएगा 9 या 27 और 9 चौके 36, यानी कि 3a/4, और ये कितना हो जाएगा? ए बटे 16। हो गया। यानी कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि रेडियस मेरी मैंने मान ली 14 है, और इस 14 सेंटीमीटर रेडियस का एक आपको सेक्टर का एरिया निकालना है, जिसका आपके सामने एंगल जो दे रखा है उसका केंद्र पर बना हुआ कोण मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया 45 डिग्री दे रखा है, तो एरिया क्या होगा बताओ? तो सर 45 डिग्री है तो आप जानते हैं ए बटे 8, यानी कि इस पूरे 14 का एरिया होता है 616 बटे 8 कर दो, यही एरिया आ जाएगा इस सेक्टर का। तो 8 6 48, 8 7 56, 8 7 56, 77। ये काम की चीज है, ठीक है डियर। चलिए, तो यहां तक आपके लिए सारी चीजें मैंने बताई। अब कल हम आती क्या करने वाले हैं? आराम से हो गया, अभी तो हम कल आगे करेंगे। आती हम कल क्या करने वाले हैं? कल हम आती करने वाले हैं सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे इस तरह से, और सरकमफेरेंस पे भी डिस्कशन करेंगे इसका। ओके, तो चीजें क्लियर हो गई माय डियर? चलिए, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी तो आप बहुत कुछ पढ़ोगे, मतलब इतना अच्छे से आपको चीजें देने वाला हूं।